Well, good morning once again, students. Today, the class topic is realization expenses. How to make the accounting treatment for realization expenses, right? Yes. Okay, the chapter name the solution of partnership firm, and today we will study about journal entry of the realization expenses. Okay. Some important point beta before starting the journal entry for the realization expenses. I need to share 2 points. This is very important, and already I have taught in the previous classes, but might be कि you have not remember, so you can note it down. First point, when आफ्टर ट्रांसफरिंग दी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़, जब हम लोग एसेट और लाइबिलिटी ट्रांसफ़र कर लेते हैं, उसके बाद मेरे पास हम लोगों के पास सिर्फ दो काम रह जाते हैं: एसेट्स को सेल करके पैसा रियलाइज़ करना, और उसके बाद उसी पैसे से सभी लाइबिलिटीज़ का पेमेंट करना। तो क्वेश्चन ये होता है कि ट्रांसफ़र तो हम कर लेते हैं, उसके बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन बता रखा है कि जितनी भी सेलेबल एसेट्स होते हैं दैट कैन बी सोल्ड एंड रियलाइज फ्रॉम द market, so we need to transfer it. Okay, but which we can realize from the sale, it is something else, and which are actually realized, it is something else. So अगर क्वेश्चन में आफ्टर ट्रांसफरिंग, जब सपोज दैट कि आपने एसेट लायबिलिटी ट्रांसफर कर लिया है, उसके बाद एसेट्स के केस में हम सिर्फ वही एसेट्स को सेल करते हैं या पैसा रियलाइज करते हैं जिसके बारे में कोई ना कोई इंफॉर्मेशन नीचे लिखा हो कि कौन सा एसेट्स कितने रुपए पर रियलाइज किया गया है, तब तो ठीक है। बट if the question is silent about the realization of an assets, तो एसेट्स तो बहुत सारा ट्रांसफ़र करते हैं, लेकिन कभी कभी उसमें देखोगे आप कि कुछ ऐसे एसेट्स है जिसके बारे में ट्रांसफ़र तो किया है हमने, लेकिन जिसके बारे में रियलाइजेशन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है। तो जब कोई रियलाइजेशन के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, तो हम लोग क्या समझेंगे? इट इज़ एज्यूम्ड that the assets has not realized any amount। ठीक है, तो मान लो फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूँ कि हमने रियलाइजेशन अकाउंट में गुडविल ट्रांसफ़र किया, बिल्डिंग ट्रांसफ़र किया, ठीक है, और फर्नीचर ट्रांसफ़र किया, प्रीपेड एक्सपेंसेस ट्रांसफ़र किया। बाहर इंफॉर्मेशन में दिया है कि गुडविल इतने रुपए पे सेल कर दिया गया, बिल्डिंग इतने रुपए पे सेल किया गया, फर्नीचर इतने रुपए पर, ठीक, लेकिन प्रीपेड एक्सपेंसेस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया कि कितना रुपया रियलाइज़ हुआ। तो हम ये मानकर चलेंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस से हमको पैसा नहीं मिला। ठीक है, तो जिस एसेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दिया होगा रियलाइजेशन के लिए, उस एसेट का पैसा तो रियलाइज मानेंगे, जिसका नहीं दिया उसको हम मानेंगे कि रियलाइज नहीं हुआ। ट्रांसफ़र करेंगे बट रियलाइज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सो आप इसको नोट कर लोगे। सेकेंड पॉइंट, इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट द पेमेंट ऑफ अ लायबिलिटी। देखो बेटा, यहाँ एसेट्स और लायबिलिटी में जस्ट रिवर्स है। एसेट्स तो हमारा है, अब हम बेचेंगे तो ही पैसा मिलेगा, नहीं बेचेंगे तो नहीं मिलेगा। लेकिन जो लायबिलिटीज़ है उसका पेमेंट हमें हर हालत में करना है। कौन सा लायबिलिटी? जिस लायबिलिटी को हमने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया हुआ है, उन सभी लायबिलिटीज़ को पेमेंट करना होता है। लायबिलिटीज़ मीन्स नॉट रिजर्व या प्रोविज़न। प्रोविज़न और रिजर्व के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ लायबिलिटी पेबल टू थर्ड पार्टी। ठीक है, सो जैसे कभी कभी क्वेश्चन में दिया होता है क्रेडिटर्स इतने डिस्काउंट पे पेमेंट किया गया, बिल्स पेबल को इतने रुपए पे पेमेंट किया गया। ठीक है, तो अमाउंट दिया होगा कि कौन सा लायबिलिटी कितने रुपए पेमेंट किया, तब तो उसके लिए तो ठीक है कि उतने पर ही पेमेंट करेंगे। लेकिन उसके बाद भी कुछ ऐसे लायबिलिटीज़ हैं जिसके बारे में
इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, जबकि हम ट्रांसफ़र कर चुके हैं रियलाइजेशन में। तो ऐसा जो भी लायबिलिटी होगा जिसके बारे में क्वेश्चन में साइलेंट है कि कितने रुपए पर पेमेंट किया गया, तो हम क्या करेंगे, इट हैज़ टू बी पेड आउट इन फुल, मतलब जितने रुपए का बुक वैल्यू होगा उतने रुपए पर पेमेंट कर देंगे। फॉर एग्जांपल देखो मैं बता रहा हूँ, मान लो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आपने क्रेडिटर 20,000 का ट्रांसफ़र किया है, ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 5,000 का, प्रोविडेंट फंड 10,000 का, ठीक है। अब कह रहे हैं क्रेडिटर्स आर सब्जेक्ट टू डिस्काउंट ऑफ 5%, तो 20,000 का क्रेडिटर था तो 5% डिस्काउंट पर आप उससे पेमेंट कर दोगे, 19,000 रुपये पे पेमेंट कर दोगे, ठीक। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज और प्रोविडेंट फंड के बारे में कुछ नहीं बोल रहा है, तो इसका मतलब ऐसा थोड़ी है कि हम पेमेंट नहीं करेंगे। इन दोनों का पेमेंट जितना रुपया बुक में लिखा हुआ है, मतलब जितने रुपए पर ट्रांसफ़र किए हैं उतने रुपए पर ही हम पेमेंट कर देंगे। तो टू बैंक या कैश करके पहले तो क्रेडिटर का पेमेंट होगा जितना डिस्काउंट में बोला है, उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज 5,000 का मैंने बोला वो पेमेंट होगा, और फिर प्रोविडेंट फंड 20,000 का 10,000 का सॉरी बोला वो पेमेंट करेंगे। तो दिस मीन्स लायबिलिटी केस में पूरे लायबिलिटी का पेमेंट करना होता है, इंफॉर्मेशन दिया हो या नहीं दिया हो। इंफॉर्मेशन दिया है तो जैसा बोला है वैसा करेंगे, नहीं दिया है तो बुक वैल्यू पर। लेकिन एसेट्स के केस में जिस एसेट्स के बारे में बोला है सिर्फ वही एसेट्स सेल करेंगे, जिसके बारे में नहीं बोला है ये मानेंगे कि कोई पैसा नहीं मिला, रियलाइज नहीं हुआ, ठीक है। सो आप इस पॉइंट का स्क्रीनशॉट आप ले लो, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द स्टूडेंट गेट कंफ्यूज कि सर हाउ वी विल record this information is not given, so that's why I have noticed it and mentioned here before starting the expenses on realizations. So I hope you all have taken the SS. Now I'm moving forward for the next slide. Okay, few points to remember for making payment of realization expenses, right? जब हम realization expenses पेमेंट करते हैं तो अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, जो कि सिंपल दिया हुआ है तो तब तो पता है कि हाँ कैसे होना है, बट उसमें बहुत सारे घुमा फिरा कर दे देते हैं। और बोर्ड एग्ज़ाम में अक्सर आपको ट्रांसफ़र करने के बाद एसेट लायबिलिटी का फिर पेमेंट और रियलाइज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दिया होता है, या तो एक्सपेंसेज के बारे में दिया होता है, ठीक है। तो नॉर्मल एक्सपेंसेज जो होता है सीधा सीधा हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेज अगर है तो ये लॉ एक्सपेंसेज हुआ तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश कर देते हैं, ठीक है। जैसा मैंने बताया था कि पेमेंट होगा तो कैश क्रेडिट रियलाइजेशन डेबिट, और रिसिप्ट होगा तो कैश डेबिट और रियलाइजेशन क्रेडिट। तो इसके आधार पे तो आप कर लेते हो, लेकिन जब उसमें डिफरेंट वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस दे देता है तो यू पीपल गेट कंफ्यूज बिकॉज यू हैव नॉट प्रैक्टिस्ड। So that's why I'm sharing here the concept. So you should take the SS, or you can make a note immediately as you wish. Okay, students. So be ready and attentively you listen. So here beta, I have made a format paid by and borne by. Paid by का मतलब किसके पॉकेट से जा रहा है, borne by means कौन उस खर्च को बियर करेगा, ठीक है। मतलब अल्टीमेट किसके जेब से जाएगा, इमीडिएटली किसके जेब से जा रहा है। पेड बाई में क्या होगा, इमीडिएटली किसके पॉकेट से जा रहा है, और बॉर्न बाई का मतलब लेटर बाद में किसके पॉकेट से वही पैसा पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमको ये समझना है, और ये दोनों कॉन्सेप्ट के बाद हम उसकी जनरल एंट्री कैसे करेंगे वो समझेंगे हम लोग, ठीक है। सो आई होप कि यू ऑल आर रेडी विद योर नोटबुक। ओके स्टूडेंट्स, ओके। So let us see. So paid by, so paid by जनरली अगर क्वेश्चन में कुछ भी ना मिला हो, सिर्फ लिखा हो इतना कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेज वाज रुपीज दिस मच अमाउंट, या रियलाइजेशन एक्सपेंसेज वाज पेड, केवल इतना ही लिखा हो, तो आपको पता है कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेज किसके खाते में जाना चाहिए, कंपनी या फर्म के, पार्टनरशिप पढ़ रहा है तो फर्म में। तो इसका मतलब हमेशा फर्म ही पेमेंट करता है और फर्म ही बियर करता है अगर कोई अदर इंफॉर्मेशन
नहीं दिया है कि हु विल बियर द रियलाइजेशन एक्सपेंसेज एंड हु विल बियर हु विल मेक पेमेंट, अगर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है, सिर्फ लिखा है कि देयर वाज रियलाइजेशन एक्सपेंसेज ऑफ रुपीज इतना, सो इट मीन्स कि पेड एंड बोन बोथ बाई द फर्म। ओके, फर्म के द्वारा ही पेमेंट भी किया जा रहा है, फर्म के द्वारा ही बियर भी किया जाएगा। सो लेट अस अंडरस्टैंड वन बाय वन। ओके, सो बेटा देखो, जैसा मैंने बताया पेड बाई का मतलब क्या हुआ, किसके पॉकेट से इमीडिएटली जा रहा है। सो पहला मैंने कॉन्सेप्ट आपके सामने लिखा, सपोज दैट पेड बाई फर्म। ठीक है, अगर पेड बाई फर्म है तो पॉकेट से किसके जाएगा, फर्म के, और हम लोग अकाउंटेंट किसके हैं, फर्म के। तो फर्म के पॉकेट से जाएगा तो टू कैश, पैसा जा रहा है, टू कैश या बैंक करेंगे। लेकिन अल्टीमेट किसके पॉकेट से जा रहा है, वो बोर्न बाई वाला कॉलम आपको समझाएगा। सो यहाँ पर लिखा है फर्म। तो देखो पहले मैंने कॉन्सेप्ट दिया जिसमें पेमेंट भी फर्म कर रहा है और बियर भी फर्म ही करेगा, यानी पेमेंट आज के डेट में भी वही कर रहा है और अल्टीमेटली भी उसी के पॉकेट से जाना है। ठीक है, तो ये फर्म का खर्चा है, तो फर्म की बुक में एंट्री होगी। किस नाम से इस खर्च को दिखाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेज है तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेज नहीं लिखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट लिखेंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, और पेमेंट देखो कौन कर रहा है, फर्म, तो टू कैश या बैंक अकाउंट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि पेमेंट कर रहा है फर्म तो टू कैश, और एक्सपेंसेज है फर्म के लिए बियर करेगा वो तो रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, सो लेट अस सी फॉर द नेक्स्ट। सेकेंड देखो पॉइंट आई एम डिस्कसिंग हियर कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेज वाज पेड बाय पार्टनर, यानी किसकी पॉकेट से जा रहा है, पार्टनर के। राइट, सो पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा यहाँ, है ना, क्योंकि हम फर्म की बुक में एंट्री कर रहे हैं तो फर्म के जेब से पैसा नहीं जा रहा है ना, यहाँ पार्टनर के जेब से जा रहा है, तो पार्टनर का कैपिटल क्रेडिट करेंगे। अगर यही पेड बाई फर्म होता तो टू कैश करते जैसे कि पहले वाले में किया। ठीक है, अब देखते हैं अल्टीमेट किसके पॉकेट से जाएगा, तो अल्टीमेट जा रहा है पॉकेट से फर्म के, तो ये फर्म के लिए खर्चा हुआ, यानी अंतिम में जो खर्च बियर करेगा ये उसके लिए रियलाइजेशन कहलाएगा। ठीक है, फर्म अगर बियर करेगा तो रियलाइजेशन कहलाएगा, क्योंकि फर्म के लिए रियलाइजेशन किसका होता है, फर्म का ही होता है। ठीक है, सो इसलिए रियलाइजेशन एक्सपेंसेस तो फर्म बियर करेगा तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट करेंगे, और पॉकेट किसका खाली हो रहा है, पार्टनर का, तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो आपने दोनों चीज में क्या नोटिस किया यहाँ पर कि बोर्न अगर फर्म है तो रियलाइजेशन डेबिट, बोर्न फर्म है तो रियलाइजेशन डेबिट। पेड कौन कर रहा है, फर्म, तो टू कैश या बैंक, और पेड कर रहा है पार्टनर्स टू पार्टनर्स कैपिटल। तो आई होप कि यू हैव अंडरस्टूड दिस टू कॉन्सेप्ट। ठीक है, सो अब आते हैं नेक्स्ट। सो यहाँ पे कह रहा है पेड बाय फर्म, यानी पॉकेट किसका खाली होगा, फर्म का। ठीक है, तो टू कैश लिखेंगे। अब बियर कौन कर रहा है, पार्टनर, यानी अल्टीमेट जो खर्चा आएगा वो पार्टनर का आएगा, फर्म से यहाँ मतलब नहीं है, फर्म केवल पार्टनर के बिहाफ पे पेमेंट कर रहा है। तो ठीक है, तो अब ये बताओ ये खर्चा पार्टनर का है तो पार्टनर का कैपिटल घटेगा या बढ़ेगा, घटेगा, माइनस होगा, तो पार्टनर्स कैपिटल क्या करेंगे यहाँ, डेबिट, क्योंकि रियलाइजेशन वर्ड डेबिट तभी करते हैं जब एक्सपेंसेज को फर्म बियर करता है, क्योंकि ये फर्म के लिए एक्सपेंसेज होता है, लेकिन पार्टनर के लिए तो रियलाइजेशन नहीं है, क्योंकि रियलाइजेशन फर्म के एसेट्स का होता है, पार्टनर के एसेट्स का नहीं। हालांकि पार्टनर बोला है, प्रॉमिस किया है कि ही विल पे, बट पेमेंट एक्चुअली किया किसने, फर्म ने, तो फर्म के पॉकेट से जा रहा है लेकिन किसके नाम से, पार्टनर के नाम से, पार्टनर बियर करेगा। तो यहाँ लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। राइट, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा, आप देख लो तीन में पेड जो जो कर रहा है उसके पॉकेट से जा रहा है, फर्म है तो टू कैश, पार्टनर है तो टू पार्टनर, फर्म है तो टू कैश। ठीक है, कैश या बैंक। अब बियर कौन कर रहा है, जब जब फर्म बियर करेगा तो रियलाइजेशन डेबिट, रियलाइजेशन डेबिट, और पार्टनर बियर करेगा तो पार्टनर्स कैपिटल डेबिट। राइट, सो अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं। यहाँ कह रहा है कि पार्टनर पेमेंट करेगा और पार्टनर ही बियर भी करेगा। सो जब पार्टनर अपने ही पेमेंट करेगा और उसी के लिए खर्च भी होगा तो फर्म में तो कोई रिकॉर्ड होगा ही नहीं,
क्योंकि यहाँ फर्म इन्वॉल्व ही नहीं है। देखो फर्म की बुक में हम तब जर्नल एंट्री करेंगे जब जब फर्म इन्वॉल्व होगा, या तो पेड बाय में या बोर में, कहीं ना कहीं फर्म होगा, तभी फर्म की किताब में, फर्म की पुस्तक में, फर्म की बुक में हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। जहाँ फर्म का नाम नहीं है, दोनों ही पार्टनर हैं, तो पार्टनर अपने घर से अपना पेमेंट करे, उससे हमसे नहीं मतलब है, इसके लिए कोई एंट्री पास नहीं होगा। नो एंट्री would be passed. I hope you have understood. Well, next. अब कह रहा है पेड बाय पार्टनर ए। ठीक है, तो पॉकेट खाली होगा मिस्टर ए का, और बियर कौन कर रहा है? पार्टनर बी, यानी कि अल्टीमेट बियर कौन करेगा? पार्टनर्स। तो यहाँ ए और बी में, तो ठीक है, तो बी का कैपिटल क्या हो जाएगा? दोनों ही फर्म के पार्टनर हैं, लेकिन जब अकेला पार्टनर, सेम पार्टनर पेड करता है और सेम पार्टनर बियर करता है, तो अपना अलग पर्सनली कर लेता है, उसका रिकॉर्ड फर्म में नहीं होगा। लेकिन ये दो पार्टनर हो गए, तो दो पार्टनर का आपस में रिकॉर्ड क्या होगा? जो बियर करेगा उसको डेबिट, फर्म बियर करता है तो रिलेशन डेबिट, पार्टनर बियर करता है तो पार्टनर्स कैपिटल। तो यहाँ बियर कौन कर रहा है? बी। सो लिखेंगे बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और पेमेंट कौन कर रहा है? ए, तो टू एज कैपिटल। ओके, सो देखो यहाँ बी कैपिटल डेबिट हो गया जो कि बियर कर रहा है, और पेमेंट कर रहा है ए, तो एज कैपिटल अकाउंट। आई होप you all have understood this concept. 5 concept I have presented over here. uh, you should note it down, or you can take the SS. And now one note, initially while I started, so I have explained this कि when realization expenses is borne by firm, so realization account should be debited. So keep in mind, it is not important who is making payment, कौन पेमेंट कर रहा है doesn't matter, but फॉर्म अगर बियर कर रहा है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। तो आप देख लो, पेमेंट कोई भी कर रहा है, पहले केस में फॉर्म पेमेंट कर रहा है, फॉर्म भी बियर कर रहा है, तो रियलाइजेशन, दूसरे में भी फॉर्म बियर कर रहा है, रिलेशन डेबिट किया, लेकिन पेमेंट पार्टनर कर रहा है, तो पार्टनर पेमेंट करे चाहे फॉर्म पेमेंट करे, बट बियर अगर फॉर्म करेगा तो रियलाइजेशन डेबिट होगा, ये ध्यान रखना है। अगर कोई दूसरा कोई बियर करेगा तो रियलाइजेशन वर्ड यूज नहीं करेंगे। सो आई होप कि दिस स्लाइड will make you understand in a better way. You should take the SS. Done? SS हो गया अंजलि? Yes, sir. ओके ओके बेटा। सो अब हम लोग इसके बेस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और आप लोग नोटबुक लेके रख बैठे रहो, फटाफट क्वेश्चन स्क्रीनशॉट लेकर और सॉल्व भी करने की कोशिश करोगे, और देखोगे कि सही है कि नहीं। और मैं एक एक करके सॉल्व नहीं करूँगा, पूरा सोल्यूशन एक साथ में रिप्रेजेंट कर दूंगा। आई विल बी एक्सप्लेनिंग। ओके, so here pass journal entries for the following transactions. Okay, so first transaction is realization expenses amounted to rupees 5000। तो देखो यहाँ सिर्फ लिखा है realization expenses amounted to rupees 5000, बट एडिशनल इन्फॉर्मेशन कुछ भी नहीं लिखा है कि who will make payment and who will bear it. So in the absence of any information, we will assume that both will be done by firm, यानी firm will make payment and firm will bear it. सो ओके, तो जब दोनों ही फॉर्म करेगा तो एंट्री क्या हो जाएगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, वट एवर। सो आई विल शो यू द जनरल एंट्री। फर्स्ट यू शुड राइट द ट्रांजेक्शन। सेकेंड ट्रांजेक्शन, realization expenses amounted to rupees 8000 were paid by partner X. सो देखो बेटा, यहाँ पर लिखा है रियलाइजेशन एक्सपेंसेज 8000 हुआ, लेकिन पेड कौन किया? पार्टनर ने। बियर कौन करेगा? नहीं लिखा है, तो इसका मतलब फर्म बियर करेगा। इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन इट विल बी अज्यूम दैट फर्म विल बियर द इंफॉर्मेशन, सॉरी, रियलाइजेशन एक्सपेंसेज। सो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल, क्योंकि यहाँ पार्टनर पेमेंट कर रहा है, राइट। थर्ड, realization expenses amounted to rupees 10,000 were paid by the firm on behalf of partner. So यहाँ क्या कह रहा है कि realization expenses 10,000 हुआ, और पेड किसने कर दिया? फर्म। और बियर किसको करना था? पार्टनर को, क्योंकि ऑन द बिहाफ ऑफ लिखा है। ऑन द बिहाफ ऑफ ए पार्टनर का मतलब पार्टनर को पेमेंट करना था, और
पेमेंट किसने कर दिया? फर्म ने। तो पार्टनर क्यों पेमेंट करना था? क्योंकि वो बियर करेगा, तभी तो ऐसा है, ऑन द बिहाफ ऑफ। सो यहाँ क्या होना चाहिए? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, चूंकि बियर ये करता, और पेमेंट किसने किया? फर्म ने, तो टू कैश या बैंक। I will show you all the entries, but you should note the transaction one by one. Realization expenses amounted to rupees 15,000 were paid by firm, यानी फर्म के पॉकेट से जा रहा है, तो इतना तो क्लियर हो गया, टू कैश या बैंक 15,000 होगा। कह रहा है कि मिस्टर एक्स वन ऑफ द पार्टनर हैज़ टू बियर दीज एक्सपेंसेस, यानी ये एक्सपेंसेस किसको बियर करना था? मिस्टर एक्स को। तो क्या लिखेंगे? एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। ओके, देखो थर्ड फोर्थ एक ही जैसा लग रहा है ना। अब कह रहा है रियलाइजेशन एक्सपेंसेज अमाउंटेड टू रुपीज 20,000 वर पेड बाय द फर्म। यहाँ तक तो क्लियर है कि पेड पेड किसने किया? फर्म ने, तो टू कैश या बैंक हो जाएगा। अब कह रहा है 8,000 टू बी बोर्न बाय फर्म, तो फर्म को कितना बियर करना था? 8,000, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 8,000 कर देंगे। एंड बैलेंस बाय मारुति अ पार्टनर, तो मारुति पार्टनर है, तो जो 12,000 बैलेंस बचा उससे पार्टनर का कैपिटल डेबिट कर देंगे, यानी कि रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 8,000, मारुति's कैपिटल अकाउंट डेबिट 12,000 एंड टू कैश या बैंक अकाउंट। ठीक है, so I hope 5 transaction is over here. I'll be solving first 5 transaction, then after I will move forward. Okay, so I hope you have taken the SS. Done? हो गया सभी लोगों ने? अंजलि, यू हैव टेकन एसएस? Yes, sir. ओके, निशा? Yes, sir. हो निशा, गया। ओके, शिवानी? शिवानी, उत्कर्ष? Yes, sir. यस सर। ओके, चलो हम लोग जनरल एंट्री पे चलते हैं, जो हमने डिस्कस किया वही जनरल एंट्री करेंगे। जनरल एंट्री, so now you will see here the journal entry. First, realization expenses paid by firm, so BRP वही करेगा, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, तो realization account debit to cash 5,000, right? Second transaction you will see realization expenses was paid by partner X, है ना? तो पार्टनर ने पेमेंट किया, लेकिन बियर कौन करेगा? नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन, सो इन द एब्सेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन फर्म विल बियर, सो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल, राइट? 8,000. थर्ड ट्रांजेक्शन इज सेइंग कि फर्म रियलाइजेशन एक्सपेंसेज अमाउंटेड टू रुपीज 10,000 वाज पेड बाय फर्म ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर। ठीक है, तो पार्टनर के तरफ से पेमेंट किया, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लास्ट कह रहा है कि the fourth one, realization expenses of rupees 15,000 was paid by firm which would be bear by X personally. तो X को बियर करना था, तो X का कैपिटल डेबिट हो जाएगा क्योंकि पार्टनर है, और पेमेंट फर्म कर रहा है तो टू कैश अकाउंट। सो देखो बहुत सिंपल हो जाएगा, अगर आप बियर और पेड वाला कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा लो, और कुछ नहीं दिया है तो हमेशा फर्म ही करता है दोनों। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन फर्म विल बियर द रियलाइजेशन एक्सपेंसेज and paid make payment by firm. Okay, so let us understand. Okay, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। यहाँ तक हो गया होगा, यू कैन टेक दी एसएस। एसएस डन? उत्कर्ष, एसएस हो गया? उत्कर्ष स्क्रीनशॉट ले लिया? कोई भी बोलो, एसएस डन हो गया? एसएस Yes, हो गया। ओके, चलो फिर हम नेक्स्ट पे आते हैं। सो फिफ्थ वन इज सेइंग कि टोटल रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 20,000 था, जिसका कि पेमेंट फर्म ने किया। आप पढ़े होंगे 5 ट्रांजेक्शन जो स्क्रीनशॉट लिए हैं। सो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू रुपीज 20,000 वाज पेड बाय फर्म, तो फर्म पेमेंट किया तो टू कैश लिख दिया 20,000। ठीक है, अब कह रहा है आगे उसी में कि आउट ऑफ विच रुपीज 8,000 इज टू बी बोर्न बाय फर्म। सो फर्म कितना बियर करेगा? 8,000, तो फर्म के लिए हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 8,000। बाकी का जो बैलेंस बचा इट विल बी बोर्न बाय मारुति पर्सनली, तो मारुति कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ देखो एंट्री तो हम नहीं करते, अगर मारुति खुद पेमेंट करता तो 12,000 की एंट्री नहीं होती,
सिर्फ 8,000 की होती, लेकिन यहाँ फर्म पेमेंट कर रहा है इसलिए टू कैश। तो जो पार्टनर पेमेंट करता है, जो बियर करता है, उसकी एंट्री नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि पेमेंट फर्म ने किया है तो फर्म का पॉकेट से जा रहा है 20,000 और फर्म अपने खुद बियर करेगा 8,000, तो 20,000 में से 8,000 उसका खुद का खर्च हो गया, बाकी 12,000 रुपया वो पार्टनर से लेगा, तो मारुति कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब आते हैं 6। सो 6 में देखो यहाँ पर क्वेश्चन भी और उसके नीचे एंट्री भी मैंने लिखा है। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेज अमाउंटेड टू ₹20,000 जस्ट लाइक अबव। देखो ऊपर भी 20 था, यहाँ भी 20 है। ₹8,000 वर टू बी बोर्न बाई फर्म, यहाँ पर भी देखो ऊपर भी 5वें में वही था, फर्म बियर किया था, यहाँ भी बियर फर्म कर रहा है। एंड बैलेंस वाज बाय मारुति, और बैलेंस मारुति करेगा, ठीक है पार्टनर, बट द एक्सपेंसेज वर पेड बाय मारुति। तो देखो यहाँ दोनों 5th और 6th में डिफरेंस क्या है कि सारा ट्रांजेक्शन सेम है लेकिन पेमेंट फर्म किया था इसलिए टू कैश लिखा था, बट यहाँ पेमेंट कौन कर रहा है, मारुति, ठीक है। तो मारुति पेमेंट तो कर रहा है 20,000 रुपये, लेकिन वो खुद भी बियर कर रहा है बैलेंस 8,000 रुपया फर्म बियर कर रहा है, बाकी का जो बचा वो मारुति बियर कर रहा है। तो जो मारुति खुद बियर करेगा और खुद ही पेमेंट करेगा उसके लिए कोई एंट्री नहीं करेंगे, लेकिन जितना फर्म को बियर करना है उसके लिए तो लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। फर्म बियर कर रहा है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 8,000, और पेमेंट मारुति के जेब से जा रहा है तो टू मारुति कैपिटल 8,000 से करेंगे। तो 5th और 6th अच्छे से समझ लेना कि दोनों में देखो कि पेमेंट ट्रांजेक्शन सेम है कि मारुति को ही बियर करना था 12,000 छठा ट्रांजेक्शन में भी, 6 में भी और 5th में भी, लेकिन 5th में हमने मारुति का कैपिटल डेबिट किया क्योंकि पेमेंट फर्म ने किया मारुति की तरफ से, लेकिन 6 वाले में मारुति खुद ही बियर करना है और मारुति ही पेमेंट कर रहा है, तो उसके लिए कोई एंट्री नहीं किया 12,000 का, और रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट करेंगे और पॉकेट से जा रहा है मारुति के, इसलिए मारुति का कैपिटल क्रेडिट कर दिया, ठीक है। 7th कह रहा है सुधीर a partner was allowed a remuneration of ₹10,000। सुधीर जो है उसे 10,000 रुपये देना था रेमुनरेशन टू कैरी आउट द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। तो देखो होता क्या है कि जब फर्म डिसॉल्व होता है तो फर्म के एसेट्स को ऑक्शन कराना होता है, नीलाम करवाना होता है, मतलब बेचना होता है। तो इसके लिए या तो किसी आउटसाइडर को हम अपॉइंट करते हैं ऑक्शनर को, और उसके बदले में उसका कमीशन देते हैं जिसे हम रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कहते हैं, ठीक है। कभी कभी पार्टनर में से ही कोई पार्टनर इस बात की जिम्मेदारी लेता है कि वो खुद ऑक्शन करवाएगा और बदले में उसको रेम्यूनरेशन मिलेगा जैसे कि बाहरी लोगों को दिया जाता, तो ये भी फर्म के लिए रियलाइजेशन एक्सपेंसेस होता है, ठीक है। सो यहाँ कह रहा है सुधीर अ पार्टनर वाज अलाउड अ रेम्यूनरेशन ऑफ ₹10,000 टू कैरी आउट डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, यानी फर्म की डिसोल्यूशन प्रोसेस में सारा हेल्प वो करेगा, एसेट वगैरह को रियलाइज कराएगा, लायबिलिटी का पेमेंट करवाएगा, इसके लिए उसे 10,000 दिया जाएगा। एंड ही वाज टू बियर ऑल एक्सपेंसेज ऑफ रियलाइजेशन, और ये भी कह रहा है कि 10,000 तो उसे दिया जाएगा लेकिन बदले में जितना भी रियलाइजेशन का खर्च आएगा, चाहे वो 10,000 से ज़्यादा हो या 10,000 से कम हो, वो टोटल बियर कौन करेगा, वो खुद करेगा। He was to bear all expenses of realization which amounted to ₹16,000 were paid by firm, ठीक है। सो फर्म ने पेमेंट किया है। सो देखो आप लोग इसके लिए कैसे एंट्री करेंगे हम लोग। सबसे पहले कि सुधीर को 10,000 देना था तो फर्म के लिए 10,000 रुपया एक्सपेंसेज होगा क्योंकि 10,000 ही तय हुआ है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 10,000, ठीक है, और टू सुधीर कैपिटल 10,000 करना चाहिए। अब दूसरी तरफ क्या हुआ कि 16,000 रुपये जो खर्च आया ये पेमेंट किसको करना था, सुधीर को करना था एक्चुअल, लेकिन पेमेंट किसने कर दिया, फर्म ने कर दिया। तो यहाँ फिर दूसरी एंट्री क्या करेंगे, सुधीर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। तो इसके लिए कैसे होगा, अब दूसरी एंट्री भी पास करनी होगी, देखते हैं हमने किया है या हम मिस कर दिए हैं। हम मिस कर दिए हैं लग रहा है। सो आप सभी लोग लिख लो यारों को, मैं करके दिखाई देता हूँ। वेट, यस। सो देखो एक एंट्री तो यहाँ हो गई, दूसरी एंट्री क्या होनी थी कि यहीं पर सुधीर के तरफ से
फर्म ने पेमेंट किया, तो सुधीर कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि सुधीर बियर करेगा तो सुधीर कैपिटल डेबिट हो जाएगा, और पॉकेट से किसके जा रहा है, फर्म के, तो टू कैश अकाउंट। ठीक है, ओके। सो अब देखो हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पर देखो ऐसा भी कर सकते थे, मैं इसको शॉर्ट में कंपाउंड भी करके दिखा देता हूँ, पहले आप लिख लें 16,000 16,000। इसका कंपाउंड एंट्री क्या हो सकता है, कोई बता सकता है आप लोगों में से? एनीबडी एल्स, कोई भी कुछ बता सकता है इसकी कंपाउंड एंट्री क्या होनी चाहिए? कोई भी बताए? नम्रता, नम्रता, कैन यू make a compound entry for this? Say yes or no only. I'm here, I will be teaching. Just I want to know if anybody is here. Okay, Shivani? Yes. SP, SP. Yes, sir. हाँ बेटा, शिवानी पटेल, बताओ बेटा कैसे होगा? बहुत अच्छे। Sir, realization account debit, Sudhir's capital account debit to cash account. 10,000 वेरी फिर गुड, 6,000 फिर 16,000। एग्जैक्टली, बहुत अच्छा। सभी लोग नोट कर लो। देखो इसको मैं बता देता हूँ, जैसा अभी शिवानी ने बताया, ये तो एंट्री हमने 2 कर दिया। इसकी जगह पे क्या हो सकता है एंट्री, मैं वो तुम लोग को एकदम टॉप पे करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, लास्ट वाले का देखो, आप वो एकदम ऊपर देखो, मैं वहाँ कर रहा हूँ सॉल्व कैसे होना है। देखो फर्म के लिए एक्सपेंसेस तो 10,000 ही रहेगा, राइट, लेकिन फॉर्म पेमेंट करना है सुधीर को, तो सुधीर की तरफ से पेमेंट किया, तो सुधीर कैपिटल, देखो सुधीर को देना था फर्म को 10,000, ठीक है, लेकिन फॉर्म 16,000 दे दिया, तो जितना ज़्यादा दिया उतने से सुधीर को डेबिट कर देगा। ठीक है, यस, ये हो गया, और 2 लिख देंगे कैश। ये हो गई आपका लास्ट 7th की जगह पे है, 7th में यहाँ लिख दे रहा हूँ, और 7th, ठीक है, सॉरी, देखो 7th वाला मैंने एंट्री और करके किया है, सभी लोग समझ लो। 10,000 तो बियर कर रहा है फॉर्म, तो 10,000 तो जाना ही जाना है, और फॉर्म को देना कितना था, 10,000। तो लेकिन हुआ क्या कि यहाँ 16,000 रुपये पेमेंट कर दिया फॉर्म ने, 6,000 रुपये एक्स्ट्रा किया, जो एक्स्ट्रा पेमेंट किया वो किसके लिए किया, सुधीर के लिए, तो सुधीर का कैपिटल डेबिट हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 16,000। ठीक है, तो ये हो गया। जो ऊपर मैंने लिखा है ये आपका अल्टरनेट एंट्री है 7th वाले की जगह और करके। आई होप कि यू हैव अंडरस्टूड। ओके, so let us move for the next. You can take the screenshot of it. Done. Chalo, number 8, here it is saying Ravi, a partner, is allowed a remuneration of rupees 15,000, right? रवि को 15,000 रुपये दिया जा रहा है, किस चीज़ के लिए दिया जाएगा, डिसोल्यूशन वर्क के लिए, और कह रहा है इज टू बियर ऑल एक्सपेंसेज ऑफ रियलाइजेशन विच अमाउंटेड टू रुपीज़ 5,000 वर पेड बाई फॉर्म। सो देखो सेम मैंने यहाँ पर कंपाउंड एंट्री कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है रवि जो है वो, उसको 15,000 रुपये दिया जाएगा फॉर्म से, उसके बीच में एग्रीमेंट हुआ, तो फर्म के लिए एक्सपेंसेस जो होगा वो 15,000 होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 15,000। ठीक है, और 2 रवि को देना था कितना, 15,000, लेकिन रवि का जो एक्चुअल एक्सपेंसेज हुआ वो 5,000 वो रवि ने खुद ना पेमेंट करके फॉर्म ने कर दिया, तो सेम एंट्री है 7 और 8। तो यहाँ पे रवि कैपिटल में 10,000 और टू कैश में 5,000, यहाँ पर फर्म ने कम पेमेंट किया था इसलिए रवि को क्रेडिट कर दिया। अगर पेमेंट नहीं किया होता फर्म, तो यहाँ टू रविस कैपिटल में 15,000 पूरा लिखा जाता। ठीक है, क्योंकि रवि की तरफ से फर्म ने पेमेंट कर दिया, इसलिए जितना पेमेंट किया वो 5,000, तो रवि को माइनस करके देगा फर्म। रवि को देना था 15,000, लेकिन रवि की तरफ से 5,000 फर्म ने पेमेंट कर दिया, तो अब रवि को कितना देगा, 10,000।
to Ravi's capital. And last one is 9th. Sunil, a partner, is to be paid remuneration. ये अच्छे से समझना थोड़ा सा. Sunil, a partner, is to be paid remuneration out of this 25,000 for dissolution work. मैंने अमाउंट ही नहीं लिखा यहाँ. ओके, सो ठीक है. और रियलाइजेशन एक्सपेंसेज अमाउंटेड रुपीज 9,000 वर पेड बाय हिम. सो अब ये बताओ कि कितना अमाउंट लिखेंगे यहाँ. कौन बताएगा? 25,000 रुपये तो रवि को देना था और रियलाइजेशन एक्सपेंसेज भी 9,000 रुपया पेड बाय हिम उसी के थ्रू किया गया. सर 34,000. 34. ऐसा क्यों? हाँ, वेरी गुड. ऐसा क्यों? कोई रीजन? पिछले वाले सिर्फ ऊपर 8 वाले में देखो 15,000 देना था और 5,000 फॉर्म ने पेमेंट किया तो उतने से हुआ. यहाँ बढ़ क्यों रहा है? ऐसा कोई रीजन बताएगा हमें? भाई बताइए. क्योंकि उसे 25,000 ही फॉर्म से मिला और उसने 9,000 खुद से दिया है. तो 9,000 खुद से दिया तो इसके पहले वाला 8 वाले में तो भी तो खुद से पेमेंट करना था, तो वो खुद बियर किया था उसमें. इसमें देखो मैं बता रहा हूँ, आप लोग सही कह रहे हो लेकिन कॉन्सेप्ट समझो. अगर पार्टनर खुद बियर करता, ठीक है, पार्टनर ही पेमेंट किया है यहाँ पर, आप देखो लिखा है पार्टनर ही पेमेंट किया है ना बाय हिम. लेकिन अगर ये लाइन लिखा होता कि ही विल बियर ऑल एक्सपेंसेज ऑफ रियलाइजेशन और एक्चुअल एक्सपेंसेज 9,000 वर पेड बाय हिम, सो 9,000 की कोई एंट्री ही नहीं करते, सिर्फ 25,000 की करते. लेकिन यहाँ पर फर्म और सुनील के बीच में एग्रीमेंट हुआ है कि 25,000 उसे दिया जाएगा और रियलाइजेशन एक्सपेंसेज जो फिर से और 9,000 हुआ वो सुधीर ने पेमेंट किया. लेकिन इसमें ये कहीं नहीं लिखा है कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस सुधीर बियर करेगा. आप ध्यान दो, इस लाइन में कहीं नहीं लिखा है कि ही विल बियर ऑल एक्सपेंसेज, लेकिन 8 और 7 में देखो बियर ऑल एक्सपेंसेज लिखा होगा. ठीक है, तो जब वो बियर नहीं करेगा तो आप सोचो कि फर्म का ही दोनों एक्सपेंसेज हुआ, 25,000 रुपया पहले का और 9,000 बाद में, तो दोनों फर्म का ही एक्सपेंसेज हुआ. तो फर्म के लिए टोटल एक्सपेंसेज हो गया 34,000. 25 + 9. अब पेमेंट कौन कर रहा है? 25,000 तो पहले देना ही था, फर्म को पेमेंट करना था सुनील को, अभी तक किया नहीं, और उल्टे सुनील ने 9,000 रुपया और कर दिया फर्म की तरफ से. तो सुनील को अब कितना मिलेगा? 34,000. 25,000 एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग और 9,000 अपने जेब से दे दिया, तो टोटल 34,000 इसको मिलना है. ठीक है, सो आई होप कि यू ऑल हैव अंडरस्टूड. यू कैन टेक एसेस, स्क्रीनशॉट ले लो. और ढेर सारे क्वेश्चंस पीछे दिए हुए हैं. ट्रांसफ़र, एसेट ट्रांसफ़र करने के बाद से भी दिया हुआ है सारा, पेमेंट वगैरह का और रियलाइजेशन का, और उसके बाद आपका एक्सपेंसेज और फुल फ्लेज क्वेश्चन. तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाओ, कुछ रह नहीं गया इसमें बताने के लिए. कुछ फंसेगा तो आप लोग अलग से हमसे पूछ सकते हो. ठीक है, तो दिस इज़ अप टू यू एंड डू प्रैक्टिस फ्रॉम टेक्स्ट बुक. ढेर सारे क्वेश्चंस लगाओ और इसको अच्छे से कर लो. ठीक है, ताकि हम जब शेयर चैप्टर स्टार्ट करें कंपनी, तो उसके बाद कोई पीछे ना पूछे कि हाँ सर ये वाला नहीं आया. ठीक है, अभी आपके पास इस वीक में टाइम है, आप पूछ सकते हो जितना भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो. ठीक है, तो हाँ अब ये बताइए कि आज तक का हो गया. अच्छा, एक चीज़ आप लोग को इन्फॉर्मेशन देना है. आप लोग को अपने क्लास टीचर से मिला होगा, आपके रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड मिला है आप लोगों को? बताइए. यस सर. हाँ, क्या क्या मिला है? कि आपका रजिस्ट्रेशन फीस 2350 2350 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस है, प्लस आपके जितने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होंगे 150 रुपीज़ पर सब्जेक्ट के हिसाब से लगने थे. जैसे आपका प्रैक्टिकल में क्या क्या होता है? अकाउंट भी है, इको भी है, बीएसटी, ये 3 तो कॉमन हो गए. उसके बाद ऑप्शनल में जैसे कोई फिजिकल लिया है तो प्रैक्टिकल है, सीएस लिया है तो प्रैक्टिकल है, वोकल लिया है तो प्रैक्टिकल है. ठीक है, और फाइन आर्ट लिया है तो प्रैक्टिकल है. इसका मतलब जिसका प्रैक्टिकल नहीं होता, अगर कोई ऐसा ऑप्शनल लिया है जो मैथ लिया हो या कोई हिंदी लिया है, ठीक है, तो इन लोगों का प्रैक्टिकल नहीं होगा, तो हो सकता है इनका नहीं लगेगा. लेकिन जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है
आप देखोगे तो उसके हिसाब से प्लस करके आपको जमा करना है, 30 सितंबर के पहले पहले जमा कर देना है, ठीक है। सो आप लोग जितना जल्दी कर लो, क्योंकि आपका रजिस्ट्रेशन का है, बोर्ड का है ये, इसमें डिले नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये डिले होता है तो 5,000 रुपीज़ फाइन लगती है, CBSE चार्ज करता है, और फिर पेरेंट्स को खुद जाना होगा CBSE, तो दिक्कतें आ सकती हैं जाना आना। इससे अच्छा है कि आप पहले से रजिस्ट्रेशन फीस जमा कर लो, ठीक है। सो और बताइए कि आप लोग